नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में घटित एक हैरत अंगेज घटना लेकर आई हूँ। मैं आपको ये सारी बातें बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरे परिवार का मामला है, पर्सनल मैटर है। आज मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मेरी बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कायर न कहें। कोई भी आदमी बाहर की मुश्किलें तो सह सकता है, लेकिन जब उसकी पत्नी खुद ही उसका जीवन नर्क बनाने पर तुली हो तो अच्छे से अच्छा आदमी अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। मेरी पत्नी हर रोज नई डिमांड करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर घर पे कलेश का एटमॉस्फेयर बना देती है। मैडम, ये देखिए, कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता स्वर्ग में तय हो जाता है, जमीन पर इस रिश्ते को रस्मों और रिवाजों द्वारा स्थापित किया जाता है। दुनिया का ये खूबसूरत रिश्ता प्यार, समर्पण, विश्वास और उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका होता है। और अगर किसी एक स्तंभ को भी हम नजरअंदाज करेंगे ना, तो रिश्तों की नींव हिलने लगती है और कई बार टूटे हुए रिश्ते अपराध को जन्म देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे घरेलू आपराधिक मामलों में दोष किसका है, पति का या पत्नी का? अरे एटीएम मशीन समझ रखा है मुझे, जो अपनी जुबान का एटीएम कार्ड घुसा दिया और मेरे जेब से पैसे छलकने लगे। अरे क्या है ये, जब देखो हर वक्त ऑर्डर छोड़ते रहता है। पिताजी 2 लाख रुपए चाहिए। अरे हर महीने तुम्हारे दुकान में घाटा कैसे होता है? पिछले महीने तो 1 लाख रुपए दिया था ना, क्या किया, कहाँ डकार दिए? पिताजी आपको बताया था दुकान में सामान भर दिया है, अभी नया 2 लाख का ऑर्डर दिया है, कल सामान आने वाला है, उसको पेमेंट करना जरूरी है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। देख बेटा सूरज, इससे पहले 70 बार बोल चुका हूँ, अब 71वीं बार दोहरा रहा हूँ। अरे जब मैं 32 साल का था तब मेरी शादी हुई थी, और जब तुम 5 साल के थे तब ये दुकान शुरू की थी, मैंने धंधा शुरू किया था। अब तुम 32 साल के हो गए हो, अभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। और तुम तो बोल रही थी ना कि अपना सुपुत्र है, बुढ़ापे का सहारा है, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस नौजवान को हमें पालना पड़ रहा है। एक तो बेटे को पैसे नहीं दे रहे हैं और ऊपर से बहू के सामने बेटे की इज्जत उतार रहे हैं। पर तो क्या उतारूं, आरती उतारूं इसकी? और तुम तो चुप रहना, बिल्कुल बीच में बोलना नहीं तो सारा गुस्सा तुम पर उतर आएगा। तुम्हारी जाने दो ना वाली आदत ने इसे निकलना कर रखा। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, आप ही बात का पतंगर बना रहे हैं। अरे 2 लाख रुपए दे दीजिए उसे। 2 लाख ही की बात है, मतलब टकसाल समझ रखा है मुझे? एक चवन्ने नहीं देने वाला इसे। इकलौता बेटा है हमारा और सब कुछ उसी का है, पैसे दे देंगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। रहने दो माँ, पत्थर पे सर रगड़ने का कोई फायदा नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे इनसे, रहने दीजिए। सूरज जी रुकिए ना, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? वर्षा जी क्या करूं, उनके घर में रुक के मैं 2 लाख मांग लिया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, फांसी पे लटका देंगे मुझे। माँ बाप की बात का इतना क्या बुरा मानना। चलिए खाना खा लीजिए। चलिए वर्षा, बैठिए, आप खाना लगा रही हूँ, खाइए आप। अब तुम 32 साल के हो गए हो, अभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते? नहीं अच्छा, इनके घर का अन्न भी नहीं खाना मुझे, बस भी ना हो जाए कि मेरी जान ना चली जाए। रुकिए, आप यहाँ चुपचाप अकेले क्यों खड़े हैं? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। चलिए खाना खा लीजिए, आइए। शाम मैंने मना किया ना तुम्हें, मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगा बस। इतनी भी क्या नाराजगी? देखिए मेरे पास एक रास्ता है जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वर्षा, रेत में से तेल नहीं निकलता है। इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, तुम भी समझ गई होगी कि माँ और बाबूजी कैसे हैं। आप माँ जी को क्यों दोष दे रहे हैं? वो तो हमेशा आपका पक्ष लेती हैं ना। वो बस दिखावा करती हैं, करती वही हैं जो बाबूजी चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, शादी के समय पापा ने स्त्रीधन दिया था, उस पर तो मेरा अधिकार है ना। पूरे 2 किलो सोने के जेवर दिए थे। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हो?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनीता की शादी के लिए पापा को पैसे चाहिए और आपको आपकी दुकान के लिए चाहिए, तो मैं आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, कैसे? श्रीधन के अलावा मैंने अपने इनकम से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके 1.5 किलो सोने के जेवर खरीदे हैं। वो माँ जी के पास है। 1.5 किलो सोने के जेवर? अरे वाह। तो और क्या क्या खरीदा है तुमने? उसमें 4 नेकलेस है, 4 इयररिंग्स, बड़े बड़े चेन और 12 कंगन, 4-5 अंगूठियां भी होंगी। कुल मिला के 3-4 किलो सोना तो होगा। वर्षा, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान ने भले मुझे पैसा कम दिया है, लेकिन तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अरे कोई स्त्री धन पुरुष धन नहीं होता, सोना सोना होता है। सोने का कोई जेंडर नहीं होता। और जिस चिंदी पर स्त्री धन के लिए तुम लोग इतना बेचैन हो रहे हो, उस चिंदी पर सोने को बैंक में रखने का हर महीने का खर्चा आता है हमको। एक जमीन में गाड़ के नहीं रखे सोना को। बाबूजी, मेरे पापा ने चिंदी पर सोना नहीं दिया था, पूरे 2 किलो सोने का गहना दिया था। मुझे वो पूरा गहना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही हूँ। पर कुछ कैसे नहीं, बहुत कुछ तो बोल गए तुम। बेटा तो बेटा, आप तो बहू भी हिसाब मांग रही है हमसे। नहीं बाबूजी, आप ही बताइए, अपने कीमती सामानों का हिसाब रखने में कोई बुराई होती है क्या? और वैसे भी स्त्रीधन बेटी का बाप तो उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए देता है ना। मेरा इतना अधिकार तो बनता है कि जब मुझे उसकी जरूरत हो तो मैं ले सकूं आप लोगों से। अधिकार, अधिकार? अरे हमारे इकलौते वारिस ने कभी अधिकार की बात नहीं की आज तक। तो तुम्हारी बीवी तो 2 कदम आगे निकल गई तुमसे। बाबूजी, आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उन गहनों पर मेरा सामाजिक और कानूनी अधिकार है और मुझे वो गहने चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से प्यार से बोल रही हूँ कि वो गहना मुझे दे दीजिए, वरना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? सुना तुमने? अरे ये कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी हद तक जा सकती है, ये अपने ही घर में मुझे धमकी दे रही है। बाबूजी, आप तो तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही संस्कार दिए कि ससुराल में जाके सास ससुर को धमकी दो? नहीं माँ जी, मैं आप लोगों को धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उन गहनों पर मेरा अधिकार है, मुझे बस वही चाहिए। अरे क्या मेरा 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 लगा रखा है? हम लोग पराया है क्या? तुम्हारे मायके वालों ने यही संस्कार दिया तुमको? बाबूजी, संस्कार की बात आप मत कीजिए। वो आपसे आपके पैसे नहीं मांग रही है, अपने गहने मांग रही है। उस पर उसका अधिकार है, उसका हक है। हे भगवान, 2 दिन की आई बहू ने पिला दी गुट्टी, लल्ला फंस गया बीवी के छल्ला में। पर जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनको तो तूने स्वाहा कर दिया ना। लक्ष्मी, ये वर्षा का बाप जो है वो पैसों के मामले में बड़ा फिसदी है। हमको तो लगा था मालदार पार्टी होगा, ये तो हमसे भी कंगाल निकला। सही कह रहे हैं जी आप। तो फिर हमें वर्षा की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो फिर हम उसके साथ भी वही करते हैं जो हमने सूरज की पहली पत्नी के साथ किया था। साल में 2 बहुओं की मौत, पहले कमला फिर वर्षा। कई लोगों को हम पर शक ना हो जाए। और फिर सूरज। वर्षा, खुश रहो बेटा। अच्छा पापा, अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। चिंता तो कुंडली में लिखवा के आए बेटा, अब उसे कैसे टाला जा सकता है? पापा आप वर्षा चले, देर हो रही है। सूरज बाबू बहुत कम समय के लिए आए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक कप चाय भी साथ में बैठकर नहीं पिए। पापा, अगली बार फुर्सत से आऊंगा और चाय नाश्ता दोनों करके जाऊंगा, पर अभी इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी काम है।
माँ जी, माँ, बापूजी, बापूजी, क्या हो गया? बापूजी, अब ठीक है? माँ जी, ये सब क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों ने हमें बहुत मारा और सब कुछ लूट कर ले गए। बेटा बेटा शायद उन्हें भनक पड़ गई थी कि हमने बैंक से गहने लाए हैं घर पे। समझ में नहीं आ रहा बहू, तुम्हें क्या जवाब दूं मैं? हमें तो पता नहीं किसने किया। हम तो बहू के गहने बैंक से लाए, हमने अलमारी में रखे, एकदम सुरक्षित रखे थे। वो बहुत मारा रे, बहुत मारा है। हमने सोचा कि बहू आएगी, बहू को उसके गहने वापस सौंप देंगे, इससे पहले कि तुम लोग आओ। वो चोर आए और गहने लेके गए रे, बर्बाद हो गए। चोर? माँ जी, बाबूजी, बेटा हमने बहुत गहने चुराने की कोशिश की, हम बहुत उलझे। देखो ना, उन्होंने हमारी मार मार के क्या दशा कर दी और सब कुछ लूट कर ले गए। क्या? मेरे गहने चोरी हो गए? माँ जी, सूरज जी क्या बोल रहे हैं? शाह वर्षा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम पुलिस के पास चलते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस उन चोरों को जरूर ढूंढ निकालेगी, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे घर। बाबूजी, हाँ, हम अस्पताल चलते हैं पहले। नहीं बेटा, पहले तो पुलिस स्टेशन जा। ठीक है, पहले पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, फिर वहां से अस्पताल चलेंगे, ठीक है? वर्षा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे गहने, पुलिस ढूंढ निकालेगी। आइए आइए बाबूजी, आइए, उठिए, आराम से आराम से। भगवान, क्या हालत कर दी मेरी। आज कुछ अच्छा बना ना खाने में। वर्षा, क्या सोच रही हो? देखो वर्षा, पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्दी चोरों को पकड़ लेगी। आओ खाना खा लेते हैं, आओ। वर्षा, तुम्हारे ज्यादा सोचने से तुम्हारे गहने वापस नहीं आ जाएंगे। वर्षा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, तुम कुछ तो सोच रही हो, सच बताओ क्या बात है? नहीं सूरज जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, छोड़िए ये सब, चलिए। ऐसे कैसे छोड़ो वर्षा? देखो, पति और पत्नी के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। चलो बताओ क्या बात है? सूरज जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो गहने आप भी खाइए ना। मेरी वर्षा के गहने वापस कीजिए आप लोग। ये क्या बकवास है? इधर आओ वर्षा, आओ तुम। वर्षा, जो तुम्हारे मन में है ना, सब बोलो। जो मुझे बता रही थी, सारी बातें यहाँ बोलो। देखिए सूरज जी, प्लीज शांत हो जाइए, जाने दीजिए इस बात को प्लीज। देखो वर्षा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें जितना डरना था ना, डर चुके हैं, और ये सारी सीमाएं पार कर चुके हैं ये लोग। अब और नहीं डरेंगे, सारी बातें बोलो तुम। जी, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे डरो नहीं, बोलो बोलो, हम आदमी नहीं खाते। बिल्कुल, जो कहना है सही सही बोल दो। अरे नहीं तो पूरे मोहल्ले में गाती फिरोगी कि सास ससुर कुछ बोलने नहीं देते, दबा कर रखते हैं। माँ जी, मुझे लगता है कि वो गहने चोरी नहीं हुए हैं, वो गहने आप लोगों के पास हैं। इतना बड़ा इल्जाम! अरे शर्म नहीं आती है सास ससुर पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? माँ जी, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप खुद ही देखिए हालात कैसे हैं।
पहले आप लोग जेवर देना नहीं चाहते थे और अचानक से आप लोग राजी हो गए देने के लिए, और उसके बाद गहने चोरी हो गए और घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, यहाँ पर पकवान बना हुआ है, गहने चोरी हो गए और आप लोग के चेहरे पे कोई दुख नजर नहीं आ रहा है। आप लोग तो खुशियां मना रहे हैं। बंद करे बकवास। धिक्कार है तुम जैसी बहू पर। अरे हम जैसे देवता स्वरूप सास ससुर पर ऐसे घिनौने आरोप करने से पहले कहीं जाके डूब क्यों नहीं मरी तुम? अगर आप जैसे सास ससुर होंगे ना तो इंसान डूब के मर ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपकी पहली बहू, वो भी आप लोगों की हरकतों की वजह से मर गई होगी। लालची हैं आप लोग, एक नंबर के लालची हैं आप लोग। वर्षा, पापा बहुत हो चुका था। अपना अपमान तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन कोई वर्षा का अपमान करे, उसके बारे में बुरा भला कहे, ये मैं नहीं सुन सकता। हर बात पे ताना मारा करते थे, कहते थे जिस घर में तुम रह रहे हो वो मेरा घर है, तुम्हारी दुकान मैंने खरीद के दी, उसके अंदर जो सामान है वो मैंने भरवाया, यहाँ तक कि मैं नहीं होता तो तुम्हारी बाइक का लोन सैंक्शन नहीं होता। अब आप खुद बताइए, कोई अपने इकलौते बेटे को इतने ताने मारता क्या? अब सब छोड़ दिया मैंने, अब जो कुछ करूंगा अपने खुद के दम पर करूंगा। अब मेरे अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं, मैं और वर्षा किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सूरज बाबू, किराए का घर लेने की क्या जरूरत है? ये भी तो आप ही का घर है। घर छोटा है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, और आप दोनों मेरे बेडरूम में रह सकते हैं और मैं अकेला घर के किसी भी कोने में बिस्तर लगा लूंगा। नहीं पापा, दामाद का अपने ससुराल में ज्यादा दिन रहना समाज में ठीक नहीं माना जाता। मैं जल्दी कोई किराए का घर ढूंढ लूंगा, हम किराए पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए सूरज बाबू, मैं भी आपके पिता समान ही हूँ, और मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा तभी दूसरा घर ढूंढोगे ना। सच कहा पापा, जो तकलीफ में सहारा देता है वो बाप से कम नहीं होता, बल्कि असल बाप से भी बढ़कर होते हैं। बस। वैसे बेटा, पिता तो पिता ही होता है, और पिता का ऋण ना हम 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। पर आज मैं तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत प्रभावित हो गया। धन्य हो गया मैं तुम जैसा दामाद पाकर। स्त्री धन पर औरत का अधिकार है, उसे हड़पना गैर कानूनी है। उम्र के तीसरे पड़ाव में दौलत के लिए गंगाधर और लक्ष्मी के मन में इतनी लालच, यहाँ तक कि इन पैसों के लिए वो संबंधों को, इंसानियत को भूल गए, अपने बेटे और अपनी बहू को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये केस बस इतना ही है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इस केस की आधी तस्वीर है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जिसके निशाने पर वर्षा है। जो वर्षा के साथ होने वाला है वो बहुत ही निंदनीय और भयानक है, और दुनिया में किसी भी पत्नी के साथ या किसी भी बहू के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। The number you are calling is currently switched off. The number you are calling. बेटा, खाना तो खा लो। The number you are calling is currently switched off. फोन क्यों ऑफ जा रहा है? मैं आपको ये सारी बातें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरे परिवार का मामला है, पर्सनल मैटर है। आज मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया है। पूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कायर न कहें। The number you are calling. कोई भी आदमी बाहर की मुश्किलें तो सह सकता है, लेकिन जब उसकी पत्नी खुद ही उसका जीवन नर्क बनाने पर तुली हो तो अच्छे से अच्छा आदमी अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। मेरी पत्नी हर रोज नई डिमांड करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर घर पे कलेश का एटमॉस्फेयर बना देती है। मैडम, ये देखिए। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसकी आवाज सुनाना चाहता हूं। आप सब सुनिएगा। 4 नेकलेस, 4 जोड़ी इयररिंग्स, 2 बड़े बड़े चेन,
5 से 6 अंगूठी और 12 कंगन, सब मिला के 3-4 किलो सोना, पूरा 2 किलो सोना चाहिए मुझे। गहनों पर मेरा सामाजिक और कानूनी अधिकार है और वो मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। सुना आपने, मेरी बीवी हर रोज ऐसी नई नई डिमांड करती है। मैं हर तरह से अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ ताकि उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरी मानसिक स्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस उसकी हर हाल में डिमांड पूरी होनी चाहिए। मैंने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। मेरी बीवी मुझे इंसान समझती नहीं है, जानवर से भी बदतर सुलूक करती है वो मेरे साथ। उसने मेरे माँ बाप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया उसने मुझे उनसे ही अलग कर दिया। मेरा घर, परिवार, मेरे माँ बाप सब मुझसे छीन लिए, कंगाल कर दिया मुझे। मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं आईने में अपने आप से आंख नहीं मिला पाता हूँ। मुझे बस अपनी बीवी के अत्याचारों से मुक्ति चाहिए। मैं जी नहीं सकता हूँ, इसलिए आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मुझे बता दीजिए सूरज जी कैसे है, वो ठीक तो है ना? प्लीज बता दीजिए मुझे। आप चलिए हमारे साथ, आपको पता चल जाएगा। बिठाओ इनको गाड़ी में। मेरी बात तो सुन लीजिए, सूरज जी कैसे है मुझे बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, सूरज जी ठीक तो है ना? हेलो, देखो खाओगी। पुलिस स्टेशन है, घर नहीं आपका। लेके जाओ इसको। मैडम ये सब झूठ है, मैंने सूरज जी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है। हम दोनों तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। मुझे नहीं पता सूरज जी ने उस वीडियो में ऐसा क्यों बोला है। मैंने कोई डोमेस्टिक एब्यूज वाला काम नहीं किया है। हाँ, मैंने सिर्फ स्त्री धन मांगा था और कुछ भी नहीं। मैडम मुझे लगता है ना मेरे पति को परेशान करने में मेरे सास ससुर का हाथ है। उनके 2 चेहरे, एक असली और एक नकली। 2 चेहरे तो तुम्हारे भी हो सकते हैं। ठीक है मैडम, अगर आपको लगता है कि मेरे 2 चेहरे हैं, अगर कानून को लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक तुम अपने पति और सास ससुर के आसपास भी मत दिखना, समझी? आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। बेटा क्या बात है, कहाँ जा रही हो? पापा बस 1 मिनट में आ रही हूँ, बस 1 मिनट। सूरज जी दरवाजा खोलिए। बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, वापस आ जाओ। इंस्पेक्टर साहिबा ने तुम्हें मना किया है ना। बाबूजी, माँ जी दरवाजा खोलिए। बाबूजी। बेटा वापस चलो बेटा। पापा प्लीज एक बार सूरज जी से बात करने दीजिए, बस एक बार। पापा प्लीज सूरज जी दरवाजा खोलिए। वापस चलो। बस एक बार सूरज जी। सूरज जी एक बार बात करने दीजिए। नहीं बेटा सूरज चलो। जी। इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की ना तो सीधा लॉकअप में डाल दूंगी और फिर कोर्ट भी तुम्हारे जमानत की अर्जी खारिज कर सकता है। मैडम बस एक बार मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। वो ठीक है कि नहीं, बस यही देखना है मुझे। और मैडम उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, बस ये जानना चाहती हूँ बस। पापा आप बोलिए ना। एक बात याद रखना, जरा सी चूक
और तुम्हारे टाइप के केसेस उल्टे पड़ सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। नाउ गो। मैडम एक बात, चलो बेटा, बेटा चलो। आप मेरी बात तो सुनिए। पापा पापा क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हो? किसका फोन था? तेरे होने वाले ससुर का। तो ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? शादी तोड़ दी है। कह रहे थे कहीं आपकी छोटी बेटी भी बड़ी बेटी की तरह ना हो, और मजबूरी में उनके बेटे को सुसाइड ना करना पड़े, इसीलिए रिश्ता नहीं करना है। अच्छा हुआ उन्होंने शादी तोड़ दी। मेरी शादी की वजह से ना दीदी का ये हाल हुआ। ना तो ये स्त्रीधन की बात उठती, ना आज हमें ये सब दिन देखना पड़ता। नहीं बेटा नहीं, ये सब मेरा कसूर है। मैं गैर जिम्मेदार बाप हूँ, मैं एक निकम्मा बाप हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पापा 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 हमें क्या कर रहे आप? पापा हमें क्या कर रहे आप? पापा छोड़िए, पापा छोड़िए, चाकू छोड़िए। ये क्या करने जा रहे थे आप? हम अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आपका कोई दोष नहीं है। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब जब हमारी किस्मत खराब है, हम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? आपकी गलती नहीं है पापा। शांत हो जाइए पापा। पापा शांत हो जाइए पापा। देखिए दुकान बंद थी इसलिए आपका काम नहीं हो पाया। थोड़ा टाइम दीजिए, आपका काम मैं कर दूंगा, आपका फोन ठीक हो जाएगा। अभी ये मत चलिए। सूरज जी तुम ये क्या कर रही हो? देखो जाओ यहाँ से, तुम जाओ। देखो बाबूजी को मालूम पड़ गया ना, वो पुलिस को फोन करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जेल जाओ। जाओ यहाँ से। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए, आपने जो वीडियो बनाई थी वो क्यों बनाई थी? क्यों बोला आपने ऐसा? और डिवोर्स पेपर क्यों भेजा आपने? मैं जानती हूँ कि माँ जी और बाबूजी ने आपको मजबूर किया है ना। सच बोलिए, है ना? वर्षा, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। जाओ यहाँ से। मैं अकेला ही ठीक हूँ। बीवी के नाम से नफरत हो गई है मुझे। समझ गया हूँ मैं, शादी का मतलब बर्बादी होता है। हटो तुम। मेरी बात तो सुन लीजिए। सूरज जी। सबसे पहले वर्षा ने अपने गहने खोए, उसके बाद अपने पति के साथ वो बेघर हुई। अपने पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का इल्जाम भी लगा वर्षा पे, और अब बात देखते देखते तलाक तक पहुंच गई। सामाजिक बेइज्जती की वजह से वर्षा की बहन का रिश्ता भी टूट गया। इस दुख और दर्द की वजह से वर्षा के पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है सूरज का वर्षा के प्रति उसका बदला हुआ बर्ताव। क्या यह बर्ताव अचानक से हुआ है या फिर वर्षा के साथ शुरुआत से ही कोई खेल खेला जा रहा है? क्या वर्षा की तरह सूरज भी इस केस में सिर्फ एक विक्टिम है या फिर अपराधी? और अगर ऐसा है तो सूरज ऐसा क्यों कर रहा है? जो सच आपके सामने आने वाला है
वो आपके मन को विचलित कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप अपने हर रिश्ते को एक बार और परखें। ऐसी संभावना है कि वर्षा को गुजारा भत्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वकील साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी बाइक भी उसके फादर के नाम पे है। लेकिन वकील साहब, दुकान तो है ना, आखिर कुछ तो कमाता ही होगा। दुकान भी उसने लॉस में दिखाई है, इसका मतलब नो इनकम। उल्टा उसने वर्षा से मेंटेनेंस का खर्चा भी मांगा है। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला लड़का निकला वो। जैसा उसने अपने आप को पेश किया था ना, एकदम उससे उलट निकला वो। धोखेबाज। पापा प्लीज आप सूरज जी को कुछ मत कहिए। हो सकता है कि मेरे सास ससुर ने उनको बहका दिया हो। दीदी अभी बस भी करो, आंखें खोलो अपनी। वो आदमी जैसा दिखाता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पति के नाम पर ना ढब्बा है। अगर आप अभी उसके जासे से नहीं निकली ना, तो बहुत बुरा होगा दीदी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 3-4 दिन के लिए काम से छुट्टी ली है मैंने। आपको जो नंबर दिया है ना, आप उस पर बात कर लीजिए। थैंक यू। लो दीदी, खबर आ गई। मेरी क्लासमेट की सिस्टर का ना आपके पति देव के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और आगे की बकवास ये है कि आपके साथ तुरंत डिवोर्स होने के बाद ना वो दोनों शादी करने वाले हैं। बेटी, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि कितना बड़ा धूर्त है वो सूरज। डिवोर्स फाइल किए हुए 1 महीना ही हुआ है और उसे प्यार भी हो गया और बात शादी तक भी पहुंच गई। पापा 3 महीने से ना उस सूरज का चक्कर उस लड़की के साथ चल रहा है। ये बिल्कुल उसी समय की बात है कि वो सूरज बहरूपिया के साथ ना उसके माँ बाप का झगड़ा शुरू हुआ था। यस मैडम, मुझे आपसे कुछ बताना है। बैठिए। बोलिए। मैडम, घर में जेवरों की चोरी हुई थी। मेरे पति यानी कि सूरज तिवारी और उनके बाबूजी, वो दोनों यहाँ पर आए थे कंप्लेन करवाने के लिए। 22 अप्रैल का वो दिन था। क्या आप चेक कर सकती हैं? ठीक है। जोशी, FIR रजिस्टर ले आना। माँ जी और बाबूजी नहीं, सूरज जी भी शामिल है। 22 अप्रैल का FIR निकाल के दे दो। ऐसे तो कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है। इसका मतलब सूरज ने झूठ बोला तुमसे। सूरज जी मेरे साथ बहुत पहले से बेईमानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? अनीता, सूरज, अंदर चलो। अच्छा, तो तुम हो जिसकी वजह से ये रास्ता भटक गए हैं। निकलो यहाँ से, ये जगह खाली नहीं है। अरे तुम हो कौन मुझे ऑर्डर्स देने वाली? वर्षा, सूरज की पत्नी। अच्छा, तो तुम हो वो वर्षा जिसने मेरे सूरज को इतना टॉर्चर किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की? हाँ, तुम्हें पता है ना डिवोर्स का नोटिस जा चुका है। डिवोर्स पेपर साइन नहीं हुए हैं अभी। मैं अभी भी सूरज की पत्नी हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से, ठीक है ना?
मेरे सूरज के आसपास पटकना भी मत समझी। देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत पछताओगी तुम। मैं पछताने वाले काम नहीं करती, तुम ना अपने बारे में सोचो वर्षा। निकलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। छोड़ो तुम, किसके मुंह लग रही हो? इस लायक नहीं है। आओ चलते हैं हम, चलो। सूरज अरे कनिका के घर वालों ने शादी के शगुन में इतने सारे गहने दे दिए, तो सोचो शादी में क्या क्या देंगे। अरे हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक 4 पहिया भी देने को बोले उसके पापा। इतने रईस है, हो सकता है एक SUV दे दे। शांति से शादी संपन्न होगी तब ना। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे एक बार तलाक हो जाने दे, फिर देख मैं तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगी। हाँ, तलाक और शादी के बीच वो अपशगुन जो बैठी हुई है। कौन? अरे आपकी दूसरी बहू वर्षा, जब देखो पता नहीं कहां से प्रकट हो जाती है। एक बार तो कनिका से बहस भी कर चुकी है वो। ये तो खतरे वाली बात है। वही तो, कनिका मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करती है। उसे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन उसका बाप ना बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है वो। कनिका के जिद के कारण नहीं वो हमारे साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हुआ है। अगर उसे मेरे और वर्षा की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया ना, मुझे डर है कहीं पीछे ना हट जाए वो। इसीलिए मैं कहता था कि दुश्मन को सिर्फ जख्मी करके नहीं छोड़ना चाहिए, अरे काम तमाम कर दो उसका। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक सुनी नहीं, तो वर्षा को भी कमला के पास भेजते तो अच्छा रहता। ये खतरे वाली कहानी खत्म ही हो जाती। जी मैडम जी, वर्षा जी के फोटो में जो गहने दिख रहे हैं वो गहने मेरे पास भी आए थे, उसे पिघलाकर नई डिजाइन के गहने बनाने के लिए। कौन सी तारीख को? तारीख 25 अप्रैल थी मैडम जी। उस दिन की CCTV फुटेज लाए आप? वही तो नहीं मिल सकता मैडम जी, क्योंकि 1 महीने बाद की पुरानी फुटेज हम लोग डिलीट कर देते हैं। ऐसे तो बगैर वेरिफिकेशन के किसी के नाम पे केस कैसे दर्ज होगा? मैडम बिल है ना मैडम जी। तुम्हारे पास तुम्हारे ज्वेलरी के बिल्स हैं? हाँ। अरे सुनिए ना मैडम, ओ मैडम जी, आप बताइए ना क्या पूछताछ करनी है हम लोगों से। अब और सवाल नहीं, जब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। बैठो गाड़ी में। अरे भाई ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने वर्षा के जो गहने हड़पे हैं, सारा सबूत है हमारे पास, तो बेहतर होगा सिर्फ सच बोलना। कैसे आजम किए उसके गहने? जी हमने दीपक शराफ को सारे गहने पिघलाकर नए गहने बनाने के लिए कहा था। तो ले आए नए गहने? जी। क्यों किया अपनी बहू के साथ ऐसा फरेब? मैडम जी फरेब नहीं है। देखिए दरअसल बात यह है कि वर्षा के सारे गहने हमारे पास एकदम सुरक्षित थे, लेकिन वर्षा अपनी छोटी बहन की शादी के लिए सारे गहने देना चाहती थी। अगर वो देती ना तो वापस ही नहीं आते थे, क्योंकि वर्षा के बाप की उतनी हैसियत ही नहीं कि वो गहने वापस कर सके।
लेकिन वो तो वर्षा का श्रीधन था ना, और कुछ गहने तो उसने खुद खरीदे थे जिस पे सिर्फ उसका अधिकार था। जी, वो हमारे मन में लालच आ गया था और हम उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। मैडम, दरअसल बात यह है कि सूरज अगर वर्षा को तलाक देता तो हमें वर्षा को गुजारा भत्ता देना पड़ता ना, इसलिए हमने घर से और दुकान से सूरज को बेदखल कर दिया ताकि हमें 1 रुपया भी खर्चा न करना पड़े। क्या है? क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो तुम? कनिका बैठो प्लीज। छोड़ मुझे। कनिका बैठो तो सही, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं सुनना। कनिका, मैं ना ब्रांडेड टीवी की एजेंसी लेना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं बाबूजी से मांगना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दोगी ना, मैं 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। और खुशखबरी ये है कि उसका उद्घाटन मैं तुम्हारे हाथ से करवाना चाहता हूँ। झूठे मक्कार, मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता चल गई है। मेरे पापा ने ना तुम्हारे पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगाया था। मैं जानती हूँ, तुम्हारी वर्षा से पहले भी एक बीवी थी ना, जो शादी के 15 महीने बाद ही मर गई। उसके बारे में तो तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कनिका, उसके बारे में क्या बताता मैं? वो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती करवा दी थी शादी, बताने लायक कुछ था भी नहीं। कनिका, अच्छा, उस शादी का कोई मतलब नहीं था और वर्षा के साथ शादी करने का भी कोई मतलब नहीं रहा। मुझसे शादी करके भी तुम थोड़े दिनों में बोलोगे ये मीनिंगलेस है। फिर क्या करोगे? मेरा मर्डर कर दोगे या मुझे भी डिवोर्स दे दोगे जैसे वर्षा के साथ कर रहे हो? फिर दूसरी लड़की को फंसाओगे, उसके साथ भी यही करोगे, है ना? कनिका, तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं है। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना यहाँ तुमसे मिलने पुलिस आएगी, समझे? कनिका, कनिका मेरी बात तो सुनो। कनिका, अनीता, देखो दरवाजे पे कौन आया है। तुम यहाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? जाने दे मुझे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। हट रास्ते से। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों मारा अनीता को? मुझे तो बस थप्पड़ मारा है। तुझे तो जान से मार दूंगा मैं। तेरी वजह से कनिका मुझसे दूर हो गई है। मेरे माँ बाप मुसीबत में आ गए। मेरी पूरी जिंदगी नरक बना दी तूने, और तू यहाँ पे चैन से बैठी है। देखो सूरज, तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुझे तो नहीं छोड़ा। छोड़ो मुझे। सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। तू तो गई अब काम से। पति के हाथ से मरेगी ना तो सीधा स्वर्ग जाएगी तू। क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो प्लीज। देखो ये जो कर... मुक्ति दे रहा हूं मैं। ये सब कैसे हो गया बेटी? पापा, सूरज ने मुझे मारने की कोशिश की। छोड़ो ना मुझे। जोशी, जी मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी करो। जी मैडम। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सूरज की हत्या के मामले में वर्षा गिरफ्तार तो हुई, लेकिन उसके लॉयर्स को ये उम्मीद है कि आत्मरक्षा के केस में वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये उम्मीद भी है कि लक्ष्मी और गंगाधर को आजीवन कारावास मिलेगा। शादी ब्याह के रिश्ते में जुड़ने से पहले बेहद जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छे से परख लें। कहीं जाने अनजाने में आप अपनी बेटी को अंधी खाई के सुपुर्द तो नहीं कर रहे हैं, या फिर दुल्हन के जोड़े में एक खूबसूरत जहर को घर तो नहीं ला रहे हैं। अपराधी
हमेशा मुखौटे लगाकर ही घूमता है। इसीलिए अपराध से बचना है तो अपनी नजर खुली रखिए, किसी के दिखावे में मत आइए, सच जाने बगैर कोई फैसला मत लीजिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।